नमस्कार, कैपिटल टीवी बिहार का खास शो सुशासन का सच देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ सोनाली। बिहार में एक तरफ तो लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति बिगड़ती जा रही है और दूसरी तरफ सुशासन की बात करने वाले नीतीश कुमार के हैरत अंगेज फैसले से राज्य की सियासत गर्मा गई है। गोपालगंज के डीएम रहे जी कृष्णैया के हत्यारे आनंद मोहन की रिहाई को लेकर अब विपक्ष नीतीश सरकार पर हमलावर है। बिहार में इस तरह जंगल राज का आगाज हो रहा है कि अपराध तो पहले ही वहां बढ़ता जा रहा है और अब इस तरह के खूंखार अपराधियों को रिहा करके राज्य सरकार के फैसले पर सवाल उठने लगे हैं। तो आज सुशासन के सच में इसी पर बातचीत करेंगे। बातचीत के लिए मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं कैपिटल टीवी के एग्जीक्यूटिव एडिटर राजीव जी। राजीव जी, बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। राजीव जी, नीतीश सरकार ने आनंद मोहन को रिहा करने का आखिर क्यों फैसला लिया? देखिए, ये फैसला तो पूरी तरीके से पॉलिटिकल है, राजनीतिक फैसला है, क्योंकि नीतीश कुमार और तेजस्वी यादव दोनों की बात करें तो इनका गठबंधन ही अपने आप में एक ऐसा गठबंधन है जिसको वैचारिक विरोधियों के बीच एक समानता, एकता बता सकते हैं, क्योंकि दोनों ही पार्टियां एक दूसरे के विरोधी रही है। तेजस्वी यादव अभी अपॉर्चुनिटी देख रहे हैं नीतीश कुमार के साथ और नीतीश भी तेजस्वी यादव के साथ अपॉर्चुनिटी देख रहे हैं, लेकिन इन दोनों के बीच जो प्रतिद्वंदिता लगातार रही है और उस प्रतिद्वंदिता में नीतीश कुमार जैसे उभरे थे, उसके पीछे आनंद मोहन जैसे कई गैंगस्टर, कई ऐसे माफिया जो उस समय पैदा हो रहे थे, उनकी एक बड़ी भूमिका हुआ करती थी। और अभी जो ये फैसला लिया गया है, वो फैसले के पीछे पूरी की पूरी एक सियासत काम कर रही है। तेजस्वी यादव अगर पिछले इतिहास को जानते होंगे या लालू यादव के समय, राबड़ी देवी के समय के इतिहास को जानते होंगे, तो उनको पता है कि आनंद मोहन कौन है। लेकिन फिर भी अपने खिलाफ एक मोर्चा खोलने वाले, राजद के खिलाफ हंगामा करने वाले एक वैसे माफिया जो कि उस समय बिहार के लिए दहशत का पर्याय ये लोग हुआ करते थे, उसकी रिहाई पर तेजस्वी यादव कह रहे हैं कि ये तो राजनीतिक मुद्दा नहीं है, क्योंकि वो सजा पूरी करने के बाद जो उनका प्रावधान है वो कानूनी तरीके से है। ये शाहबानो मामले में ये बात नहीं बोलेंगे जिसके लिए लोग सुप्रीम कोर्ट तक जा रहे हैं कि आखिरकार शाहबानो मामले में अगर गुजरात सरकार ने ये फैसला लिया कि उनके 17 साल से ज़्यादा वो सजा भुगत चुके हैं, उसके बाद उन लोगों की रिहाई, उनके जो बिहेवियर है, व्यवहार है, उसमें जो परिवर्तन हुआ है उसको देखते हुए हुआ है, उस समय इन लोगों को परेशानी हो रही है, क्योंकि ये चाहते हैं कि वो लोग जिंदगी भर जेल के अंदर ही रहें। वहां पर मसला मुस्लिम का है, वहां पर मसला गुजरात दंगे में इन लोगों की अपनी राजनीति का है। लेकिन यहां पर ये नहीं देख पा रहे हैं कि बिहार में जो जंगल राज कहा जाता था, उसमें आनंद मोहन की कैसी भूमिका थी। आनंद मोहन जो राजनीति में थे, फिर गैंगस्टर रहे, फिर राजनीति के साथ ये जो अपराधियों का राजनीतिकरण हुआ बिहार के अंदर, उसमें आनंद मोहन, पप्पू यादव, रमा सिंह, छोटन शुक्ला, आनंद सिंह, दिलीप सिंह, ये जो सूरजभान सिंह, सुरेंद्र यादव, ये कितने नाम हैं। इन नामों की सूची इतनी लंबी है कि हम लोग अगर इन लोगों का नाम लेते रहें तो पूरा प्रोग्राम उसी में निकल सकता है, क्योंकि हर जिला में, हर क्षेत्र में ऐसे ऐसे गैंग चल रहे थे, ऐसे माफियाओं का राज था कि बिहार में जंगल राज की बात होने लगी। और ये आनंद मोहन जो राजनीति और अपराध दोनों ही स्तर पर राजद को चैलेंज करने वाले थे। ये पहले राष्ट्रीय जनता दल, जनता पार्टी में रहे, जेपी मूवमेंट से ये भी राजनीति की शुरुआत की। उसके बाद वर्चस्व की लड़ाई इनकी कोसी रीजन में चली। कोसी क्षेत्र में कोई भी ऐसा दिन ऐसा नहीं होता था जिसमें ये खबर न सामने आए कि आनंद मोहन और पप्पू यादव के बीच कहीं भी, इनके गैंग के बीच गोलीबारी नहीं हुई हो। ये जब उस समय राजद में, और फिर जनता पार्टी की बात करें तो जब मंडल कमंडल की बात आई, मंडल आयोग की सिफारिशें लागू की गई, रिजर्वेशन की बात आई, तो उस समय आनंद मोहन ने एक नई पॉलिटिक्स शुरू की और वो पॉलिटिक्स थी सवर्णों का नेता बनने की। वो सोच रहे थे कि अभी एक ऐसा माहौल है जिसमें हम सवर्णों का नेता बन जाएं और फिर वो सीएम की दावेदारी तक करने लगे थे।
एक तरफ वो अपराधी, उनका पूरा का पूरा अलग अलग जगहों पर नेटवर्क, और दूसरे तरफ राजनीति में एक बढ़ता कद। तो समता पार्टी के साथ अपनी पार्टी बिहार पीपुल्स पार्टी का विलय भी कर चुके हैं, क्योंकि नीतीश कुमार के साथ भी उनका पुराना संबंध रहा है। वो सारी पार्टियों का चक्कर काट चुके हैं, चाहे कांग्रेस हो, समता पार्टी उस समय नीतीश की पार्टी थी जो अब जनता दल यूनाइटेड है, वो चाहे फिर राजद हो, ये सारी की सारी पार्टियों में घूम चुके हैं और सारी पार्टियों के कुछ नेताओं के साथ अच्छा खासा कनेक्शन भी है। यानी जो पहले गुंडागर्दी में थे, फिर राजनीति में आए और उनका राजनीतिक वर्चस्व अभी भी कहीं न कहीं दिखाई पड़ रहा है, वो तो भारतीय जनता पार्टी और नीतीश कुमार के गठबंधन की सरकार थी कि इन लोगों का मनोबल इतना कमजोर हो गया था कि ये सुशासन की तरफ बढ़ता हुआ बिहार जो था, उसमें भारतीय जनता पार्टी के गठबंधन होने का एक बड़ी भूमिका रही। और वही कारण था कि इन लोगों का मनोबल इतना कमजोर हुआ कि ये लोग उभर कर सामने नहीं आ रहे थे। चाहे अनंत सिंह की बात करें, वो भी, उनके भाई दिलीप सिंह की बात करें, ये सब उसी समय के उपज हैं जब राष्ट्रीय जनता दल की सरकार हुआ करती थी और जो जंगल राज जिसे कहा जाता था। अब यहां पर सियासत कैसे बदली है, क्योंकि आनंद मोहन अभी भी एक जाति विशेष, यानी कि ठाकुर राजपूत जिसको कहा जाता है बिहार में, जातीय आधार पर जिस तरीके की राजनीति बदलती है, उसके एक नेता माने जाते हैं। और इस समय नीतीश कुमार की एक परेशानी या फिर तेजस्वी यादव की एक बड़ी परेशानी भारतीय जनता पार्टी है, क्योंकि महागठबंधन जो है वहां पर वो ज्यादा दिनों तक टिकने वाली नहीं है। महागठबंधन चुनाव आते ही बिखरना शुरू हो जाएगा। पिछली बार भी ऐसी ही स्थिति हुई थी, क्योंकि अभी जो 7 पार्टियों का गठबंधन है उसमें सीट बंटवारे की जब बात आएगी तो ये लोग साथ रहना मुश्किल हो जाएगा। कांग्रेस और जो जनता दल यूनाइटेड, राष्ट्रीय जनता दल, सीपीआई, सीपीएम, सीपीआई एमएल और जीतन राम मांझी की हम, ये सारी पार्टियां जो है अगर लोकसभा चुनाव में एक एक 2-2 सीटों का दावा भी करती है, और कांग्रेस तो बड़ी पार्टी है, अभी ये उम्मीद जताए हुए है कि राहुल गांधी को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सामने खड़ा करना है। और बिहार जैसे स्टेट में अगर कांग्रेस को सीट शेयरिंग में 1 से 2 सीटें मिलेगी, जहां पर 40 लोकसभा की सीटें हैं, तो वहां पर मनोबल कांग्रेस का घट जाएगा। इसलिए वो भी दावा करेगी कि हमको कम से 5 से 8 के बीच की सीटें दें। और इसीलिए अगर चुनाव के आसपास इन लोगों के बीच विवाद पैदा हुआ तो नीतीश कुमार का प्लान यही है कि ऐसे समय में कांग्रेस अलग चुनाव लड़ेगी। हो सकता है कि राजद और जदयू के बीच भी गठबंधन, ये कोई शाश्वत गठबंधन नहीं है। 2015 में भी गठबंधन हुआ, 17 में खत्म हो गया और उसके बाद फिर गठबंधन हुआ है, फिर खत्म हो सकता है, क्योंकि सबकी अपनी अपनी महत्वाकांक्षा है। तो ऐसे में उनको चाहिए एक ऐसा आधार जिसमें सवर्ण भी उनके साथ आ सके, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी सवर्णों के साथ खड़ी रही है, सवर्ण उसके वोटर हैं। दूसरे स्तर पर मुस्लिम वोट का बंदरबाट बिहार में होने वाला है। ओवैसी भी एंट्री पहले ही विधानसभा चुनाव में कर चुके थे, लेकिन इस बार जिस तरीके से लगातार दौरा कर रहे हैं उससे ये लगता है कि वो सिर्फ सीमांचल तक सीमित नहीं रहेंगे। पिछली बार के चुनाव में वो सीमांचल तक सीमित थे, उनको लग रहा था कि एंट्री बिहार की राजनीति में करना है तो ऐसा ना हो कि 100 से ज़्यादा सीटों पर चुनाव लड़ें और जीत का परसेंटेज इतना कम हो जाए, 4-5 सीटें जीतें। इसलिए वो कम सीटों पर चुनाव लड़ने की कोशिश किए कि हमारा जीत का जो परसेंटेज हो कि 25 सीटों पर चुनाव लड़े, 6 सीटों पर जीत हो गई, तो ये देखने में, सुनने में आंकड़ा अच्छा लगता है, इसलिए उन्होंने कम सीटों पर चुनाव लड़े थे। लेकिन हुआ क्या कि उसके बाद उनकी पार्टी के विधायकों को राजद जदयू ने तोड़ लिया। तो इसके कारण अब वो ये तय करने की कोशिश कर रहे हैं कि जब राजद जदयू उनके साथ अगर गेम कर सकती है तो हम क्यों ऐसे चुप रहें कि सिर्फ मुस्लिम बाहुल इलाके में ही अपना कैंडिडेट खड़ा कराएं। तो ये सब वोट बैंक के लिए हो रहा है, कहीं ना कहीं ये राजनीतिक उद्देश्य है और उस राजनीतिक उद्देश्य के लिए अब ये सोच रहे हैं राजद और जदयू दोनों। पिछले दिनों राजद ने भी एक लंबा प्लान बनाया था और उसमें जब अमरेंद्रधारी सिंह को राजद की तरफ से राज्यसभा सांसद बनाया गया, जो कि वहां के एक बड़ी जाति, सवर्ण जातियों में से वर्चस्व वाली जाति है भूमिहार, जो वहां उस
भूमिहार जाति से थे, जो राजद के खिलाफ ही वोटिंग करती रही है, उसके एक व्यक्ति को, उस जाति के एक नेता को राज्यसभा भेजना राजद की तरफ से एक बड़ी बात थी। लेकिन राजद का भी पॉलिटिक्स है और जदयू का भी पॉलिटिक्स है कि सवर्ण अगर पूरी तरीके से भारतीय जनता पार्टी के साथ हैं, ओबीसी वोट बैंक में भारतीय जनता पार्टी ने पहले ही सेंधमारी कर ली है। कई इनके बड़े नेता हैं जो ओबीसी समुदाय से आते हैं, और वहां पर जिस तरीके से उत्तर प्रदेश की राजनीति में भारतीय जनता पार्टी ने ओबीसी के लिए और दलितों के लिए एक नया समीकरण बनाया, जिसमें नन यादव ओबीसी और नन जाटव जो दलित हैं उन वर्गों को टारगेट किया गया। उसी तरीके से बिहार की राजनीति में भी है कि नन यादव ओबीसी, मतलब जो नन यादव ओबीसी होंगे वो राजद के अलावा की बात है। और जो कुर्मी, कुशवाहा और कोयरी की बात की जाती है, कोयरी और कुर्मी की बात की जाती है, लव कुश समीकरण है, वो नीतीश कुमार के पास है। और उसमें से अब उपेंद्र कुशवाहा जब बाहर चले गए तो कुशवाहा ऐसे भी नीतीश कुमार से थोड़े खिसक गए, चाहे 40-50% ही हो। तो वैसे में नन, कुशवाहा और कुश और लव समीकरण के बीच की बात करें तो ओबीसी की जो दूसरी छोटी जातियां हैं वो कम से कम भारतीय जनता पार्टी के साथ आ जाएगी। तो इसमें अगर नीतीश और तेजस्वी दोनों मिलकर सवर्ण वोटर में से, सवर्णों में से अपने कुछ वोट नहीं लेते हैं तो इनका सफाया हो जाएगा। और यही आधार है, यही कारण है कि पूरे रूल में परिवर्तन किया गया, नियम कानून बदल दिए गए। और क्योंकि उस नियम कानून के अंदर अगर बात होती तो आनंद मोहन की रिहाई नहीं होती। आनंद मोहन वो तत्कालीन गोपालगंज के डीएम जी कृष्णैया की हत्या में फंसे हैं और उसमें सजा मिली है। और जो रूल बुक है उसमें साफ तौर पर लिखा हुआ है कि अगर कोई ऑन ड्यूटी गवर्नमेंट ऑफिशियल की हत्या के आरोप में सजा भुगतता है तो उसकी रिहाई ऐसे व्यवहार परिवर्तन को लेकर नहीं हो सकता। तो ये दो चीजें हैं, इन्होंने नियम कानून बदले, रिहाई करवाई है, और उसके बाद ये जो पॉलिटिक्स कर रहे हैं उससे फिर से बिहार में वही वर्चस्व वाली राजनीति, वही माफियाओं का कब्जा, वही जंगल राज की स्थिति देखने को मिलने वाली है। बहुत बहुत धन्यवाद राजीव जी बातचीत के लिए। धन्यवाद। जी हां, तो गोपालगंज के जिलाधिकारी रहे जी कृष्णैया की हत्या के दोषी आनंद मोहन की रिहाई पर दिल्ली से बिहार तक सियासी बवाल मचा है। नीतीश सरकार आनंद मोहन के बचाव में फ्रंट फुट पर है और उसे कानूनन सही बता रही है। वहीं आनंद मोहन की रिहाई को लेकर नीतीश सरकार विरोधियों के निशाने पर आ गई है। अब नीतीश सरकार के राज में रोज नए नए कांड सामने आ रहे हैं। पहले से ही बिहार में अपराध चरम पर है। वहीं अब सरकार के इस फैसले से लग रहा है कि जंगल राज का आगाज बिहार में दोबारा हो गया है। सुशासन का सच में आज के लिए इतना ही। देखते रहिए कैपिटल टीवी बिहार। नमस्कार।